अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए। यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई सरकार सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस देश के लोग हमेशा रहेंगे। इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए, गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग, अब मल्ला के बेटा को आपने छोड़ दिया, तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए कि हम आपका गुलाम क्यों बन जाए? हम अपने राजीव को बंगला से उसका मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्ग। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिनेश। चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में इन दिनों हम देख रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया जो हैं मुकेश सहनी, वो पूरी तरीके से दावपेच खेल रहे हैं, लेकिन उनके दावपेच कहीं ना कहीं उन पर भी भारी पड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बने। जब वह खगड़िया पहुंचते हैं, हाजीपुर पहुंचते हैं, तो लोक जनशक्ति पार्टी के जो मुखिया हैं चिराग पासवान, उन्हें चुनौती दे देते हैं। इसके अलावा देखा जाता है कि इंडिया अलायंस में वह शामिल तो हो गए, लेकिन मोदी सरकार पर ही हमला बोलते हैं। एक वक्त मोदी सरकार के साथ रहे, एनडीए में रहे, और तेजस्वी के साथ जाने के बाद उनके सुर बदल चुके हैं। मुकेश सहनी की कितनी मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए प्रांशु, यहाँ पर मुकेश सहनी की जो सुरक्षा है वो हटा दी गई है और तेजस्वी यादव इस पर कड़ा प्रहार करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि छोटे मोटे नेताओं को यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, जबकि हमारे साथ आने के बाद मुकेश सहनी जी के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि उनकी जो सुरक्षा है उसको हटा दिया गया है। और ये वाकई में एक गंभीर विषय है, क्योंकि इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मुकेश सहनी जाहिर तौर पर विपक्ष में मौजूद हैं, बड़ा चेहरा है, बिहार की राजनीति में चर्चित नाम है, और इसको देखते हुए लोकसभा चुनाव में देखो पक्ष और विपक्ष में ये एक लड़ाई जो है हमेशा से देखने को मिलती रही है, क्योंकि जो व्यक्ति विपक्ष में बैठा होगा वो आपका फेवर नहीं कर सकता, आपकी नीतियों के खिलाफ तमाम जो है लोग उनको आकर्षित करने का काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर कानूनी कार्रवाई हो या इस तरीके की खबरें सामने आए कि उनकी सुरक्षा हटा दी जाती है। आखिरकार यदि सुरक्षा हटा दी जाती है तो फिर यदि कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ देखा जाए तो 10 साल का वक्त गुजर चुका है। मुकेश सहनी को देखें, हम लंबे समय से एनडीए में बने हुए थे, उनको उम्मीदें थी कि लोकसभा की सीटें दी जाएगी। जब आपको अपने साथियों को छोड़ने की कोई रणनीति नहीं बनाई है आपने, तो उस दौरान आप उनको सियासी ताकत दीजिए। वो सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको सीटें दीजिए। यदि नहीं देते हैं तो फिर अपना राजनीतिक आधार तलाशेंगे, और इसी आधार पर जो सीमांचल का इलाका है वहां मुकेश सहनी प्रभावित कर सकते हैं जो है वोटरों को। आपने कहा कि जिस तरीके से जो चिराग पासवान हैं उनके खिलाफ चुनावी प्रचार करते नजर आए, जाहिर तौर पर विपक्ष में मौजूद हैं और चुनाव प्रचार तमाम नीतियों पर घेरना भी चाहिए, और ऐसे में जनता के मुद्दों को उठाना कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। और सवाल यहाँ पर ये बनता है, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। यहाँ पर ये सवाल बन जाता है कि बीजेपी के साथ डील को लेकर यहाँ पर बातें चल रही है कि मुकेश सहनी की कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ एक बड़ी डील हो सकती है। जिस तरह से सुरक्षा हटा दी गई है, क्या यहाँ पर मुकेश सहनी आने वाले समय में एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख करना चाहेंगे? फिलहाल तो मुकेश सहनी कई बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर चिराग पासवान को चुनौती देने में असफल हो जाते हैं, अगर यहाँ पर तेजस्वी के साथ मिलकर वह असफल होते हुए नजर आते हैं, 3 सीटें राजद के खेमे से उन्हें दे दी गई हैं, तो ऐसे में एनडीए की तरफ फिर से उनका रुख होगा? देखिए अभी तो लगता नहीं है, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और विधानसभा चुनाव की बात करें तो बेहद कम वक्त बचा है, और ऐसे में मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक साख को खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एनडीए में जिस वक्त मौजूद थे उस दौरान उनको कोई खास यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। तो उसको देखते हुए मुकेश सहनी चाहेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत की जाए। यदि उनकी मेहनत रंग लाती है तो कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ मिलकर के सरकार भी बना सकते हैं, और सरकार यदि बनती है तो वाकई में कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक ताकत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो रवैया भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका रहा,
जेडीयू के साथ रहा वो काफ़ी शांत रहा, और उस आधार को देखते हुए मुकेश साहनी को लेकर के यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं ये जो है तमाम राजनीति के जानकार भी ये बातें कहते रहे हैं कि उनको सियासी ताकत ना दिया जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है और निषाद समुदाय से आते हैं। लगातार जिस तरीके से जो वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं, जाहिर तौर पर हर पार्टियां करती हैं, उस आधार पर तेजस्वी यादव को अब मजबूती दे सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो फिर से बीजेपी समर्थित एनडीए खेमे का रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। यहाँ पर दर्शकों को कुछ बयान सुना देते हैं चिराग पासवान पर उन्होंने क्या कुछ कहा और बीजेपी के लिए वह क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं बीजेपी के साथ डील को लेकर जो अब सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए, या आप बगैर प्रक्रिया से दिए। यही हम चाहते हैं कि संविधान जिंदा रहे, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई सरकार सरकार आएंगे जाएंगे, ये देश हमारा रहेगा, हमेशा रहेगा। इस देश के लोग हमेशा रहेंगे। इसमें भाईचारा कायम रहना चाहिए। गरीब पिछड़ा के अधिकार की बात होना चाहिए। आज भी हमारे लोग के रहने के लिए घर नहीं है, तकलीफ होता। आज भी हमारे लोग इलाज नहीं करा पाता अपने बच्चे को, दम तोड़ देता उसका बच्चा, हम उसको कुछ नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास पैसा है ना हमारे पास पावर है। तो हम उस पावर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लोग मजबूत होगा, उसको नौकरी मिलेगा, चीज़ें होगा। आप क्या चाहते हैं? लोगों को गुलाम बनाना? 5 किलो चावल देकर आप चाहते हैं कि देश के लोगों को हम गुलाम बना कर रखें? 5 किलो चावल से क्या होने वाला? और वो भी चावल किसी का घर का है। ये भारत सरकार का, देश के हर एक नागरिक का उस पर अधिकार है, लेकिन आप लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं। हम तो प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। देश के 140 करोड़ जनता जो है उसका आप माई बाप है, आप उनके बारे में सोचिए, गरीब युवा के बारे में सोचिए। को पलटा लिया, मल्ला के बेटा को आपने छोड़ दिया। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम क्या गुनाह कर रहे हैं? हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। आप बताइए कि हम आपका गुलाम क्यों बन जाए? हम अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने गृह मंत्री जी आए बोलते जातिवाद हम खत्म करेंगे, मेरिट पे राजनीति होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि SC ST का, OBC का, तमाम लोगों का आरक्षण आप खत्म करना चाहते हैं? तो इसलिए आप सारे चीजें आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप किसके साथ है। और रहा कि आप बताइए, मेरे बयान से हो सकता किसी को तकलीफ होगा। लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग भाई, ये लोकतंत्र है। आप बताइए कि हमको Y+ का सुरक्षा मुहैया हुआ था और ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया। और Y+ सुरक्षा जो होता है वो एक प्रक्रिया से मिलता है और एक प्रक्रिया से उसको खत्म किया जाता है। हम यहाँ पे कुछ बयान दिए जो उसको तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा या वो तोड़ मरोड़ के वो सुने, जिससे उनको बुरा लगा। अब बुरा लगने से हमारे सुरक्षा से आपको क्या संबंध है? आप हमसे लड़ाई लड़ते हैं, हम उस पर आपको बात करते कि हमने क्या कहा और आपने क्यों सुना। आप बताइए कि मैं यहाँ से हेलीकॉप्टर से उड़ा और मैं सिवान गया, और सिवान से उड़कर मैं जैसे सीतामढ़ी पहुंचा, ऊपर में ही था और उतने देर में हमारा सुरक्षा गायब हो गया। जो लोग हमारे सुरक्षा कर्मी गए थे वो बोले कि आपका सुरक्षा विड्रॉल हो गया, और जबकि अभी तक ऑथराइज कोई भी लेटर हमारे पास नहीं आया। सिर्फ एक बयान को लेकर आप सुरक्षा वापस कर ले रहे हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि मुकेश सहनी को मरवा दे, तो आप दे दीजिए फांसी का सजा मुझे। अगर मैं अपने जात के हक अधिकार के लिए, मछुआरा के लिए, मल्ला के लिए अगर लड़ाई लड़ना मेरा अगर गुनाह है, तो मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महोदय, सब आप ही का है। आप मुकेश सहनी को कल फांसी पर लटका दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने पहले भी कहा, एक सीट को लेकर भाजपा के साथ राजनीति करना, इससे अच्छा मैं जहर खा लूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन भाजपा के साथ राजनीति नहीं करूंगा। हाँ, मेरे अधिकार की अगर बात होगा, मेरा अधिकार दीजिएगा तो निश्चित तौर पर हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। अगर जब तक मछुआरा को बेटा को, मल्ला को बेटा को अधिकार नहीं दीजिएगा, हम चट्टानी एकता के ताकत के साथ खड़ा रहेंगे। जैसे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। उसी तरीके से मल्ला का बेटा आपसे वादा करता हूं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़े। आप बताइए, लोकतंत्र है। आपने हमें Y+ सुरक्षा दिया, किस आधार पे दिया? हमारे जान माल का खतरा था, आपने दिया। आप अगर मुझे हटाना भी है तो Y+ से आप Y करते, उसके बाद अगर उसके नीचे भी आप कैटेगरी पे आते, आप एक ही झटके में आपने हटा दिया। तो खैर, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम लोग गरीब घर में जन्म लिए, हम कोई Y+ लेके तो पैदा हुए नहीं थे। हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, 900 रुपये महीने पे मजदूरी करने वाले लोग हैं, और हम यहाँ पे आए अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उनको भाजपा को कल जिस रोज मजबूरी था, जरूरी था, उस रोज लगा कि मुकेश सहनी को साथ लेना, उस रोज Y+ दी है, आज वो खत्म कर लिया। मुझे कोई एतराज नहीं है। यही तो हम नहीं चाहते हैं ना कि रेबरी की तरह Y+ ये वो सब बांटा जाए। अगर आपने प्रक्रिया से दिया तो प्रक्रिया से हटाना चाहिए। या आप बॉम्बे गए थे हीरो बनने के लिए, वहाँ से फ्लॉप हो गए हैं, खाली अपने आप को हनुमान कहते हैं और शेर का बच्चा कहते हैं। हम नहीं मानते, हम शेर का बच्चा उनको मानते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, जिनको मैं इज्जत करता हूं
आज भी हमारे ऑफिस में जाइए, उनकी तस्वीर आपको दिखेगा। आज भी उनका भाषण पार्लियामेंट का सुनते हैं ना तो सीना चौड़ा हो जाता है कि कोई शेर का बच्चा पार्लियामेंट में इस तरीके से बोलते रहा है। आप हनुमान बन के घूम रहे हैं। आप पहले अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पे चलिए। आप देखिए, वो आपके पिताजी का बना हुआ पार्टी को खत्म करने वाला, आपके पिताजी को बंगला से का मूर्ति हटाने वाला, आप उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं और अपने आप को हनुमान बने हैं। शेर का बच्चा रामविलास पासवान जी थे। अगर शेर का बच्चा आपको बनना है तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चलिए। आज जैसे हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम गरीब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धांतों पर चलते हैं चिराग पासवान। पहले अपने पिताजी के सिद्धांत पे चले। हर आदमी को अपने पूर्वज का, अपने पिताजी के सिद्धांत पे पहले भी चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो है, वो विकास करेंगे तो हम भी उनको बहुत बधाई देंगे। आज क्यों मोदी जी अभी वैक्सीन वाला जो कोरोना सर्टिफिकेट था, मोदी जी क्यों अपना तस्वीर हटा लिए, ये बताइए। और जब लगवा रहे थे जबरदस्ती पकड़ के डबल डोज, तभी तो अपना फोटो लगवा रहे थे। और आज वो फोटो क्यों हटवा दिए? क्योंकि आज कोरोना का वैक्सीन लगने से आज देश में बहुत सारे लोग मर रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जो लोग मर रहा है वो सर्टिफिकेट लेके आएंगे कि बताएंगे कि हम लोग मर रहे हैं। आज इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट में से फोटो हटा। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी है। झंझारपुर सीट है, गोपालगंज सीट है और पूर्वी चंपारण से इनकी जो पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी यहाँ पर किस तरह से चुनौती देने में सफल होंगे। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।